हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के सेकंड पार्ट के लिए, जो बढ़ने के बाद एंजाइना में चेंज हो जाती है और फिर वो बढ़ने के बाद एमआई में चेंज हो जाती है। तो हम देख लेते हैं वो क्या कंडीशनें होती हैं। तो हम पढ़ लेते हैं कोरोनरी आर्टरी की सेकंड पार्ट के बारे में। इसका एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं इस्कीमिक हार्ट डिसीज़। इस्कीमिक का मतलब होता है ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। जैसे कि ये मान लो हार्ट की मसल है, ठीक है, और ये ब्लड वेसल है। तो ये नॉर्मल अगर है तो ब्लड फ्लो बिल्कुल नॉर्मल होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका ये ब्लड वेसल का हम कट सेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरी नॉर्मल है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम हेल्दी, ये हो गई हेल्दी। अब फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल है। अब सोचो इसमें थोड़ा सा कोई प्लग बन गया, ठीक है, छोटा सा प्लग बन गया, तो क्या होगा? ब्लड सप्लाई नॉर्मल के करीब तो होगी, लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे क्योंकि बहुत हल्का सा है और इतना छोटा बहुत होता है तो ब्लड वेसल अपने आप में डायलेट कर जाती है, जिसकी वजह से सिम्टम्स नहीं आती हैं, ठीक है। तो ये हो गई, ये प्लग बन गया, तो ये एरिया, तो इसको हम कहते हैं माइल्ड एथीरोस्क्लेरोसिस। ये एसिम्प्टोमेटिक होती है, ठीक है। अब यही कंडीशन आगे बढ़ने के बाद कन्वर्ट हो जाती है एंजाइना में, ठीक है। जैसे कि ये मान लो ये प्लग ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। तो अब देखो ये ब्लड कितना कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। तो ये हो गया एंजाइना हो गया, लेकिन ये स्टेबल एंजाइना कहेंगे हम इसको, पता क्यों? क्योंकि अब भी इसके पास ब्लड वेसल इतना डायलेट कर लेगी कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ब्लड सप्लाई को नॉर्मलाइज कर देगी। जैसे ही स्टेबल एंजाइना हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि नॉर्मल पेशेंट अगर डेली की रूटीन एक्टिविटी करेगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही वो ज़ोर लगाएगा या उससे ज़्यादा काम करेगा तब उसको चेस्ट में पेन होगा, इसलिए हम कहते हैं इसे स्टेबल एंजाइना। तो इस्कीमिया कब होगा? इसमें ब्लड सप्लाई कब कॉम्प्रोमाइज़ होगी? जब उसकी हार्ट रेट बढ़ेगी तब दर्द होगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं स्टेबल एंजाइना। अब क्या होता है? अब ये मान लो ब्लड वेसल है, यही जो प्लग बना हुआ था ये रप्चर कर गया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, रप्चर कर गया तो प्लेटलेट्स एक्सपोज होंगी इससे, तो प्लेटलेट यहाँ पर एग्रीगेट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? प्लेटलेट एग्रीगेट कर गई, ठीक है। तो इसके प्लग का साइज़ और बढ़ गया, तो ब्लड सप्लाई और कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। तो अब इसमें क्या, इसको हम क्या कहते हैं? अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें नॉर्मल पेशेंट बैठा भी होगा ना तब भी उसको दर्द महसूस होगा छाती में, तो इसलिए इसको हम कहते हैं अनस्टेबल एंजाइना। नॉर्मल हार्ट रेट पे भी इस्कीमिया मिलेगा, ठीक है। एक तो इसमें हुआ क्या, देखो, प्लेटलेट एग्रीगेट भी कर गई और प्लग डिसरप्ट भी कर गया, सही है। तो ये क्या हुआ, हो गया रहा था, ये तो हमारी नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पे प्लग बना तो यहाँ ब्लड सब बहुत माइन्यूट सी ब्लड कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हुई, लेकिन फिर वही प्लग एज के साथ बढ़ गया या अनहेल्दी लाइफस्टाइल से बढ़ गया, तो ये हो गया स्टेबल एंजाइना। ये स्टेबल एंजाइना क्यों था? क्योंकि जब ये प्लग बनता है तो
नॉर्मल काम करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब हम कोई ज़ोर लगाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तब हमें छाती में पेन होना स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं स्टेबल एंजाइना। और अनस्टेबल एंजाइना हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका प्लग जो था वो रप्चर कर गया और फिर यहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेट हो गई, और प्लेटलेट एक बार एग्रीगेट हो जाए तो ये हो जाता है अनस्टेबल एंजाइना। क्यों? क्योंकि अब बहुत कम जगह बची है ब्लड जाने के लिए, तो इसको रेस्ट पे भी पेन होगा। तो अनस्टेबल का एंजाइना का मतलब है पेन एट रेस्ट, रेस्ट करता होगा तब भी उसको पेन होगा। ठीक है, अब इसकी भी दो कंडीशंस हैं। अब क्या होता है, ये एमआई में कब कन्वर्ट होता है मैं बताता हूँ। यही कंडीशन आगे बढ़कर क्या होगा, इन्फार्क्ट बना देगा। जैसे कि ब्लड सप्लाई बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होगी ना, तो बहुत कम ब्लड जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इतना एरिया डेड कर जाएगा। ठीक है, छोटा सा एरिया, ये एरिया डेड कर गया, तो ये क्या बन गया, इन्फार्क्ट। डेड एरिया को कहते हैं हम इन्फार्क्ट। इस वजह से हम इसको कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, अब हुआ क्या, ये एमआई हुआ क्योंकि इसमें अब क्लॉट जो है, प्लेटलेट एग्रीगेट हो रही थी, वो अब क्लॉट बनने स्टार्ट हो गया था, तो क्लॉट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई यहाँ पर। जब क्लॉट फॉर्मेशन हुआ तो ये हो गया। अभी तक तो जो हमने पढ़ा वो तो सिर्फ समझने के लिए था। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा वो सिर्फ समझने के लिए था। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, पहचानना कैसे कि क्या चीज़ है। देखो, चेस्ट पेन की कंप्लेन लेके पेशेंट आएगा। अब हमें ये देखना है कि वो रेस्ट पे लेके आया है या ये कह रहा है एक्सर्शन पे हो रहा है। ठीक है, तो एट एक्सर्शन और एट रेस्ट। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। अगर वो एक्सर्शन पे है तो हमें पता ही है वो अनस्टेबल एंजाइना हो गया। ठीक है, इसमें तीन कंडीशन हो जाएंगी। स्टेबल एंजाइना हो सकता है, या एन एस टी नॉन एस टी एलिवेशन एम आई, एस टी एलिवेशन एम आई। ठीक है, ये तीन कंडीशन हो सकती हैं। अगर इसके रेस्ट पे पेन हो रहा है तो हम ईसीजी कराएंगे। ईसीजी और ट्रोपोनिन ये हमारी हेल्प करेंगे। अब ट्रोपोनिन भी आई। ठीक है, अब ईसीजी में अगर एसटी एलिवेशन दिख गया, ठीक है, एसटी एलिवेशन दिख गया तो जाहिर सी बात है वो एसटी एम आई हो गया। ठीक है, अगर एसटी एम आई ईसीजी पे एसटी एलिवेशन नहीं दिखा, ठीक है, तो ये दो कंडीशन हो सकती हैं, या एंजाइना होगा या एनएसटी एम आई। अब क्या है, अब ट्रोपोनिन आई देख लूँ। ट्रोपोनिन आई एंजाइना में प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन एमआई में होगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब देख लो, एक बार फिर से समझ लो। अगर दर्द हुआ सीने में, तो दर्द कुछ काम करने पे हो रहा है या रेस्ट पे। ठीक है, अगर कुछ काम करने पर दर्द हो रहा है तो वो हो गया अनस्टेबल एंजाइना, इसमें तो फिर कोई डाउट ही नहीं है। और अगर वो बोल रहा है कि रेस्ट पे पेन होता है चेस्ट में, तो तीन कंडीशन है, स्टेबल एंजाइना, नॉन एसटी एलिवेशन एम आई, एसटी एलिवेशन एम आई। अगर फिर हम इसकी ईसीजी करा लेंगे, ईसीजी पे अगर एसटी एलिवेशन दिख गया तो वो हो गया एसटी एलिवेशन एम आई, और ईसीजी में कोई चीज़ नहीं दिखाया तो हम देख लेंगे ट्रोपोनिन के लेवल। ट्रोपोनिन पॉजिटिव आना जरूरी है एमआई के लिए। ट्रोपोनिन आई और एसटी एलिवेशन दोनों चीज़ें हैं, तो एसटी एलिवेशन एमआई, और सिर्फ ट्रोपोनिन आई बढ़ा हुआ है, एसटी एलिवेशन नहीं है, तो वो है नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, और दोनों चीज़ें बढ़ी हुई नहीं है और सिर्फ पेन है रेस्ट पे, तो वो हो गया हमारा स्टेबल एंजाइना। ठीक है, ये याद रखना। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से समझना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एफएमजी के लिए, तो इसे बहुत ध्यान से समझना है। तो पहले हम पढ़ेंगे स्टेबल एंजाइना। स्टेबल
एंजाइना। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? चेस्ट पेन एट एक्सर्शन, ये 10 मिनट से कम के लिए। जैसे कि समझो, पेशेंट कहता है कि मैं जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ फिर स्टार्ट होता है छाती में, और जैसे ही मैं बैठता हूँ रेस्ट करता हूँ तो वो ठीक हो जाता है। तो इससे हम आइडिया लगा लेंगे कि उसको क्या है, स्टेबल एंजाइना। ठीक है, तो हम इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे? पहले करेंगे ईसीजी। ईसीजी तो कंपलसरी है सबके लिए करना, वो भी 10 मिनट के अंदर। ईसीजी में हमें नो एसटी एलिवेशन, कोई एसटी एलिवेशन नहीं दिखेगा। और हम कर सकते हैं सीटी एंजियोग्राफी। ये बेटर है। या हम कर सकते हैं ट्रेडमिल टेस्ट। ठीक है, टीएमटी कहते हैं इसे, वो पॉजिटिव आएगा। अब जैसे ही हमें कंफर्म कर लेंगे स्टेबल एंजाइना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसका ट्रीटमेंट। देखो, ट्रीटमेंट का ही सारा खेल है, इस वजह से इन सबको हम अलग अलग टॉपिक में पढ़ते हैं क्योंकि सबका ट्रीटमेंट अलग है। इसका ट्रीटमेंट में क्या देंगे हम? बीटा ब्लॉकर। क्यों? क्योंकि बीटा ब्लॉकर देने से क्या होगा, कार्डियक रिमॉडलिंग को कम करेगा, यानी जो उसमें चेंजेस हो रहे हैं हार्ट में उसको रोकेगा, और हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा। और हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा तो हमारी हार्ट का लोड कम होगा, तो इस वजह से हमें बीटा ब्लॉकर देना पड़ते हैं। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं? दूसरा हम इसको दे सकते हैं नाइट्रेट। नाइट्रेट देने से क्या होता है? नाइट्रेट है वेजोडाइलेटर, ये ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये प्रीलोड कम करते हैं हार्ट का। ठीक है, अब ये तो कोई इतना कोई पूछता नहीं कि प्रीलोड आफ्टर लोड क्या होता है, लेकिन ये ट्रीटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये सबका अलग अलग है। ठीक है, बाकी हम ये दो तो देना ही देना है, पहला और दूसरा। और बाकी जो अब पढ़ा रहा हूँ वो प्लस माइनस दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। जैसे अब हम दे सकते हैं प्लग स्टेबलाइजर, क्योंकि इसमें सिर्फ प्लग बना है, ना बड़ा है ना रप्चर हुआ है। तो प्लग स्टेबलाइजर हम क्यों देते हैं? ताकि वो प्लग बढ़े ना, क्योंकि बढ़ेगा तभी तो वो रप्चर करेगा, तो बढ़ने से रोकते हैं हम। तो हम इसे में देते हैं एटोर्बास्टेटिन। एटोर्बास्टेटिन, तो एटोर्बास्टेटिन क्या करती है, ये प्लग को बढ़ने से रोकती है। ठीक है, और इसमें हम चलाते हैं एंटी प्लेटलेट ड्रग्स भी चला सकते हैं, एस्पिरिन, जिससे प्लेटलेट एग्रीगेट ना हो। और हम इसको वो भी दे सकते हैं आइबाब्रेडिन। आइबाब्रेडिन दे सकते हैं क्योंकि वो क्या करती है, वो हार्ट को टू कीप हार्ट रेट अराउंड 60 बीट पर मिनट, वो हार्ट बीट को नॉर्मल लेवल पे रखती है उस, ठीक है, नॉर्मल से भी कम पर। तो इसलिए हम इसको आइबाब्रेडिन भी देती हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम मोर्टेलिटी किससे रिड्यूस होती है, किस ड्रग से सबसे ज़्यादा मरने से बचते हैं लोग? तो वो है बीटा ब्लॉकर। ठीक है, उसके बाद एस्पिरिन, याद रखना ये बात। और नाइट्रेट का साइड इफेक्ट क्या है? नाइट्रेट का साइड इफेक्ट भी पूछते हैं। तो वो क्या करेगा? वो करेगा हेडेक। क्यों करेगा? क्योंकि वो ब्लड वेसल को डायलेट करता है, तो जो ब्लड वेसल हमारे ब्रेन में है ड्यूरा मेटर को क्रॉस करती है, तो वो भी डायलेट होती है, जिसकी वजह से सर में दर्द होता है। ठीक है, अब अब देखो, अब बताता हूँ अनस्टेबल एंजाइना, नॉन एसटी एलिवेशन, एमआई, ये दोनों की कंडीशन मतलब लगभग सेम है, तो इसका ट्रीटमेंट भी सेम है। तो वो क्या रहा था, ब्लड
ब्लड वेसल में जो प्लग बना हुआ था वो रप्चर कर गया था। अगर तुम्हें याद हो तो पिछली बार इसमें पढ़ा हमने टॉपिक में, तो ये रप्चर कर गया था। तो यहाँ क्या हो रहा था, प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट एग्रीगेशन गेशन हो रहा था क्योंकि प्लग रप्चर कर रहा है, ठीक है। इस वजह से इसमें सारी दिक्कतें हो रही थी। अब क्या कंडीशन है देखो, पेशेंट आएगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास जब पेशेंट आएगा तो वो कहेगा चेस्ट पेन, सीने में दर्द था उसको, रेस्ट पर, ठीक है। अब तुम कंफ्यूज होगे कि नॉन एस्टेबल एलिवेशन एमआई है या अनस्टेबल एंजाइना, क्योंकि दो ही कंडीशन ऐसी हैं, ये तीन कंडीशन। तो हम ईसीजी कर लेंगे। तो ईसीजी करने पर हमें एसटी एलिवेशन नहीं मिलेगा। तो एसटी एलिवेशन एमआई रूल्ड आउट हो गया, ठीक है। इसको रूल आउट कर लिया ऐसे। तो अब दो कंडीशन रह गई ये, और इनका ट्रीटमेंट सेम है। लेकिन ये जो चेस्ट पेन है, ये 10 मिनट से लेके आधा घंटे तक हो सकता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, जैसे अगर हमें करना पड़े तो हम कार्डियक एंजाइम देखेंगे। कार्डियक एंजाइम वो क्या है, ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन देखेंगे नॉर्मल होगा तो वो तो है अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है। और अगर बढ़ा हुआ है तो वो होगा फिर नॉन एस्टी एलिवेशन एमआई। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट दोनों का ही सेम है। तो हम इनको देंगे एंटी कोएगुलेंट, इन इसका इंजेक्शन देंगे लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन का, ठीक है। और हम इन्हें देंगे डुअल एंटीप्लेटलेट, एस्पिरिन प्लस क्लोपिडिग्रोल, ठीक है। ये होती हैं P2Y12 ब्लॉकर, ठीक है। अब देखो स्टेबल एंजाइना में हमने क्या पढ़ा था। अब देखो स्टेबल एंजाइना में क्या था, स्टेबल एंजाइना में हम ले रहे थे बीटा ब्लॉकर, जो कार्डियक रीमॉडलिंग को कम करा था और हार्ट रेट को कम करा था। क्यों, क्योंकि इसमें प्लग रप्चर नहीं हुआ था, तो हम इसके हार्ट रेट को नॉर्मलाइज कर रहे थे। और हम दे रहे थे प्लग स्टेबलाइजर ताकि वो प्लग रप्चर ना करे। अब अनस्टेबल एंजाइना में क्या है, प्लग रप्चर कर चुका है। तो अब जो प्लेटलेट आने वाली हैं, जुड़ने वाली हैं, उनको रोकने के लिए हम देते हैं एंटीकोगुलेंट, जो क्लॉट ना बने और एंटी प्लेटलेट प्लेटलेट आके जुड़े ना। इस वजह से इनको डिफ्रेंशिएट करा गया है अलग अलग टॉपिक्स में, ठीक है। तो ये इसका मेन ट्रीटमेंट था। और साथ में हम इसको बीटा ब्लॉकर भी दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि ब्लॉक तो हो ही रही ना आर्टरी, तो हार्ट रेट को नॉर्मल नॉर्मल रखना है, ज़्यादा ना हो, नॉर्मल से कम ही रखना है बल्कि। नाइट्रेट भी दे सकते हैं, ये एक्स्ट्रा है। और स्टेटिन भी दे सकते हैं ताकि कंडीशन और आगे ना बढ़े, ठीक है। लेकिन अब अगर किसी पेशेंट का SpO2 91% से कम आ रहा है तो हम उसको ऑक्सीजन भी देंगे, ठीक है। क्योंकि यानी इसका मतलब उसकी कंडीशन ज़्यादा बिगड़ी हुई है। और अगर हम देखते हैं एक स्कोर होता है टिमी, अगर टिमी का स्कोर चेक करते हैं वो 3 से ज़्यादा आ गया तो हम क्या करते हैं, PCI, प्लान फॉर PCI, ठीक है। PCI के लिए प्लान करते हैं। PCI क्या चीज़ है, परक्यूटेनियस इंटरवेंशन, इसको हम कहते हैं डिलेड PCI, ठीक है। अब इधर आ जाओ, देख लो एस टी एलिवेटेड MI।
ठीक है, इसको हम बोलते हैं एस टी एलिवेशन एम आई, एस टी एम आई। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, इसमें ब्लड वेसल पूरी बंद हो जाती है, पूरा क्लॉट बन जाता है, प्लेटलेट एग्रीगेट हो जाती हैं और पूरी ही ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाती है, 100% ब्लॉक होता है, ज़रा सी भी जगह नहीं बचती। ठीक है, तो ये ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट है। ठीक है, अब देखो, अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है। चेस्ट पेन तो आएगा ही, और रेस्ट पे भी होगा, और ये ज़्यादातर 30 मिनट से ज़्यादा के लिए होता है। ठीक है, अब तुम क्या करोगे इन्वेस्टिगेशन में, पहला काम ईसीजी। ईसीजी में तुम्हें एसटी एलिवेशन दिख जाएगा, और फिर चेक करोगे ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन भी बढ़ा हुआ दिखेगा, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि एसटी एलिवेशन एमआई है। और इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसके प्लग को तोड़ेंगे। दो रास्ते हैं, या इसके प्लग को थ्रोम्बोलाइसिस कर दो, या प्राइमरी पीसीआई, पीसीआई बेटर है। जो हम एंजियोग्राफी के द्वारा वो प्लग तोड़ते हैं, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी पीसीआई। अब इसमें एक कंडीशन क्या है पता है, कंडीशन ये है, अगर पीसीआई फैसिलिटी तुम्हारे घर से 2 घंटे से ज़्यादा की दूरी पर है, तो हम क्या करेंगे, तो वी विल गो फॉर थ्रोम्बोलाइसिस। वो भी कौन सा ड्रग देंगे हम, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है, और अगर वो 2 घंटे से कम दूरी पर है, तो हम उसकी प्राइमरी पीसीआई करेंगे। ठीक है, अब देखो, जैसे ही हम उसको वो देंगे स्ट्रेप्टोकाइनेज 1.5 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, ये 3 डोज देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब होगा क्या, वेट करेंगे हम, उसका चेस्ट पेन रिलीव हो जाना चाहिए 90 मिनट के अंदर। इसका चेस्ट पेन 90 मिनट के अंदर रिलीफ हो जाना चाहिए। अगर हो गया वो 90 मिनट के अंदर रिलीफ, तो इसका मतलब है सक्सेसफुल थ्रोम्बोलाइसिस। ठीक है, लेकिन तो हम फिर दोबारा पीसीआई करेंगे चेक करने के लिए कि वो उसका प्लग जो है रप्चर हो गया या नहीं, तो उसको हम कहते हैं चेक पीसीआई। क्वेश्चन आता है चेक पीसीआई पर, उस पर। ठीक है, रेस्क्यू पीसीआई। अब अगर उसका यही दर्द 90 मिनट के अंदर भी सही नहीं हुआ, तो इसका मतलब है अनसक्सेसफुल थ्रोम्बोलाइसिस। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो पीसीआई करेंगे हम उसको बोलेंगे रेस्क्यू पीसीआई, बचाने के लिए पीसीआई कर रहे हैं हम उसको। ठीक है, ये जो ड्रग का टाइम है थ्रोम्बोलाइसिस का, ये ड्यू टू नीडल टाइम है 30 मिनट के अंदर अंदर हमें करना ही करना है, आधे घंटे के अंदर। और अगर पीसीआई कर रहे हैं हम, यानी अगर हमारे पास पीसीआई करने का हॉस्पिटल पास में है, तो पीसीआई करने का टाइम है, ड्यू टू नीडल टाइम है 90 मिनट से लेस, पीसीआई 90 मिनट के अंदर कर देना है। ये थ्रोम्बोलाइसिस का था और ये पीसीआई का टाइम था। ठीक है, इसलिए हम इन सबको अलग अलग पढ़ रहे थे, क्योंकि इनकी ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। और इसके आगे की ट्रीटमेंट जो है, अब इसके आगे का मतलब हम इसको और भी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें दे सकते हैं हम इसको, अनस्टेबल एंजाइना और एसटीएमआई की तरह भी ट्रीट करेंगे। मेन ट्रीटमेंट ये था, लेकिन आगे ये भी चलाएंगे हम, इंजेक्शन देंगे एलएमए, लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन का, डुअल एंटीप्लेटलेट भी चलाएंगे।
ताकि जो स्टैंड स्टैंड पड़ा है वो कितने महीने के लिए चलाएंगे, 12 मंथ के लिए, क्योंकि जो स्टैंड वगैरह पड़ा है वो कोगुलेट ना कर जाए, उस पर प्लेटलेट आगे जुड़ ना जाए, इसलिए चलाना पड़ता है। और अगर चेस्ट पेन किसी चीज़ से रिलीफ नहीं हो रहा है तो हम मॉर्फिन दे देंगे। अगर चेस्ट पेन ठीक नहीं हो रहा है किसी भी चीज़ से तो हम उसे मॉर्फिन दे देंगे, ठीक है, ये याद रखना। इस वजह से हम इन सबको अलग अलग पढ़ते हैं, क्योंकि इनका मेन जो क्वेश्चन आता है वो ट्रीटमेंट से ही आता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे और चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।